हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों को पता है मैं नए घर में आया हूँ। तो यहाँ पे भी वॉकिंग ट्रेल्स है। यहाँ पे बड़ा सा एक फॉरेस्ट भी है साइड में और एक लेक है। तो मैं अभी तो विंटर का टाइम है, मैं जस्ट एक दो बारी इधर लेक में आया था। तो आज सोचा कि आप लोगों को साथ में लेता चलो ये लेक लेक के पास और ये फॉरेस्ट दिखाने के लिए। सेम जैसे मेरे प्रीवियस टू प्रीवियस घर के पास था। आपने देखा होगा थोड़ा बहुत जब भी मैं वीडियो बनाता था। वो जो बड़ा सा फॉरेस्ट था वहाँ उसका नाम था स्लॉट्सकुगन एरिया था। ये जो एरिया है ये बैरिकॉन बोल के जगह है, बैरिकॉन। और ये ईस्ट में है, ईस्ट ऑफ गोथेनबर्ग। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। ये वॉकिंग ट्रेल भी बनाया हुआ है बीच में। एक्चुअली बहुत सारा ट्रेल्स है अंदर वॉक करने के लिए। तो आप देख सकते हैं मेरी बेटी को लेके मैं आया था। तो सॉरी फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा पॉज करना पड़ा था क्योंकि मेरी बेटी को देखना था थोड़ा। तो आज जो मैं कह रहा था, आज Q&A सेशन रहेगा। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगा है मेरे चैनल में लास्ट फ्यू डेज़ में जो आया है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। फ्रेंड्स, ये देखिए एक छोटा सा झरना जैसा है, एक स्ट्रीम जैसा, वहाँ से पानी आ रहा है। ये थोड़ा अच्छा है दिखने में। तो फ्रेंड्स, कुछ दिनों में हायर एजुकेशन के बारे में, इधर मास्टर्स के बारे में काफ़ी सारा क्वेश्चंस आया है मेरे चैनल पर। तो मैं जैसे मेरे कम्युनिटी टैब में भी पोस्ट किया था, 15 जनवरी को लास्ट डेट था यहाँ पे मास्टर्स के लिए एप्लीकेशन का। तो हो सकता है आप लोगों ने, आप जो मेरे चैनल के व्यूअर्स है, आप लोगों ने अप्लाई किया होगा। तो उनको थोड़ी दिन में जो रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हुआ है या फर्दर कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए, या आप लोगों को आप लोग वेटिंग लिस्ट में भी रह सकते थोड़े दिन के लिए। जैसे मेरी वाइफ, जब हमने अप्लाई किया था वो वेटिंग लिस्ट में थी। आप लोगों को पता है, जैसे वो सिविल इंजीनियरिंग हुआ है, वो मास्टर्स के लिए अप्लाई किया था। बाद में वेटिंग लिस्ट में काफ़ी आगे तक चला गया था। आई थिंक विदिन 10 था वेट लिस्ट। बाद में उसका एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि बहुत लोगों ने क्योंकि वेटिंग लिस्ट में क्या होता है, कोई अगर छोड़ के जाता है तो उन वेट लिस्ट में से बुलाते। तो बहुत जिन्होंने छोड़ा नहीं था तो थोड़ा बहुत आगे गया, लेकिन फाइनली हुआ नहीं। लेकिन बाद में मेरे मिसेस को जॉब भी मिल गया, तो इसलिए उसने मास्टर्स का और देखा नहीं था। दूसरा और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मेरे चैनल में आ रहा है वो सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड के जॉब मिलने के पॉसिबिलिटीज़ कैसा है, सैलरी कैसा है, और हायर स्टडीज़ का क्या पॉसिबिलिटी है सिविल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पे स्वीडन में, स्पेशली गोथेनबर्ग में। तो मैं बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियर्स का आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है। लेकिन वही है, सिविल इंजीनियरिंग अगर आप फील्ड में या कंस्ट्रक्शन साइट में काम करना चाहते तो उसके लिए आप लोगों को लैंग्वेज चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट में आपको कम्युनिकेशन अगर करना है तो उसके लिए चाहिए लैंग्वेज। लेकिन आप अगर डिज़ाइनिंग या कोई अलग फील्ड से है, एस्टिमेशन, डिज़ाइन एंड एस्टिमेशन, कैलकुलेशन, जो ज़्यादातर ऑफिस का काम है, तो वैसा काम आप लोगों को बहुत अच्छे से मिल सकता है। लेकिन उसके लिए आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा कोई भी सॉफ्टवेयर में। जैसे स्टैट प्रो हो गया, ऑटोकैड हो गया, बीम हो गया, तो उसमें आप लोगों को एक्सपर्ट होना पड़ेगा। तो जैसे आप लोगों को पता है, मेरी मिसेस उसका ऑटोकैड का एक्सपीरियंस था 3 to 4 years, तो उसको जल्दी मिल गया विदाउट लैंग्वेज स्किल्स। मतलब तब वो स्वीडिश सीख ही रही थी, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल पे थी। ज़्यादा थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करती थी लेकिन ज़्यादा नहीं। तो इंग्लिश और स्वीडिश मिला के ही वो करती थी। तो मेनली उसका जो एक्सपीरियंस था वो स्किल्स था, सॉफ्टवेयर स्किल्स। सो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा फील्ड है, लेकिन आप लोगों को कोई एक या दो चीज़ों में मास्टरी करना पड़ेगा, एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। जैसे कोई सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे स्टैट प्रो हो गया। स्टैट प्रो का बहुत ज़्यादा डिमांड है, मैंने देखा है। तो एक्चुअली अभी बहुत ठंड है फ्रेंड्स, इसलिए
मेरा नोज़ भी वाटरिंग कर रहा है थोड़ा बहुत। तो सिविल इंजीनियर का बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है, सैलरी भी अच्छा खासा मिल जाता है, 35 to 45,000 ACK के बीच में मिल सकता है सैलरी, जो बहुत अच्छा माना जाता है इधर स्वीडन में। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई कीजिए सिविल इंजीनियरिंग जॉब्स के लिए, लेकिन आप इंडिया में बैठे बैठे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई स्पेसिफिक स्किल्स आपके रिज्यूम में हाईलाइट करना पड़ेगा, ये आपको मास्टरी रहना चाहिए उस स्पेसिफिक स्किल्स में। ये देखिए फ्रेंड्स, एक झरना जैसा है इधर। फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बता ही रहा था, इतने में यहाँ पे एक बहुत अच्छा वाटरफॉल, एक झरना जैसा आ गया छोटा सा। ये देखिए फ्रेंड्स, और अभी स्नो भी मेल्ट हो रहा है सभी जगह पे, क्योंकि आज अभी 3-4 डिग्री सेल्सियस है, तो सारा जो स्नो और आइस है वो मेल्ट हो गया। इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे आने का सोचा, क्योंकि अदरवाइज़ यहाँ पे ये जो रॉकी एरिया है यहाँ पे स्लिपरी हो जाता है, जो स्नो या आइस अगर रहता है, और ये स्लोपी भी है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्लोप है। तो मेरी बेटी का जो बॉर्न वैगन है, जो स्ट्रॉलर है, उसको लेके यहाँ पे चढ़ना मुश्किल होता है। तो फ्रेंड्स, मैं कंटिन्यू करता हूँ जो मैं बोल रहा था सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। तो आप लोगों को 100% किसी ना किसी चीज़ में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, कोई सॉफ्टवेयर या कोई डिज़ाइनिंग स्किल्स, वो चीज़ के ऊपर ही आप यहाँ पे आ सकते हैं। देखिए, आप अगर इंडिया से आ रहे हैं, आप पीपल मैनेजमेंट रोल पे तो नहीं आ सकते, आप एज ए इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, दैट मीन्स किसी चीज़ का एक्सपर्ट, वैसा बोल के आ सकते हैं। जैसे मैं भी एक्सपर्ट हूँ इधर CAE में, तो मैं वही बोल के आया इधर। अगर मैं अभी इंडिया में होता तो मैं अभी मैनेजरियल पोजीशन में होता, मेरे अंडर 3-4 लोग हो सकता था, लेकिन मैं जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं सिमुलेशन एक्सपर्ट हूँ, तो मैं एज ए एक्सपर्ट काम करता हूँ इधर, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, इंडिविजुअली प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ, पीपल मैनेजमेंट रोल में मैं नहीं हूँ। तो सिविल इंजीनियरिंग में भी आपको वैसा कोई एक्सपर्ट लेवल पे आना पड़ेगा, कोई पर्टिकुलर चीज़ का एक्सपर्ट, तभी आपको वीज़ा देके वो लोग लाएंगे, कोई भी कंपनी इंडिया से उतना एक्सपेंस, उतना खर्चा करके आपको लाएंगे इधर। तो फ्रेंड्स, ठीक है, ये था सेकंड क्वेश्चन। अभी मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी 2 क्वेश्चन कवर किया। एक था एजुकेशन मास्टर्स के रिलेटेड, कि आप लोगों को उसका एप्लीकेशन का जवाब वगैरह, रिस्पॉन्स वगैरह कब तक आएगा और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने बोला थोड़ा बहुत। और सेकंड क्वेश्चन था सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। अभी जो थर्ड क्वेश्चन है, बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या स्वीडन में वर्क परमिट मिल जाता है, वर्क वीज़ा मिल जाता है। फ्रेंड्स, वीज़ा मिलना ये एक बाई प्रोडक्ट है जॉब के साथ। आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए, क्या स्वीडन में जॉब मिल जाएगा इंडिया में बैठे बैठे, या आपके रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में बैठे बैठे, ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए। दैट इज़ ए वैलिड क्वेश्चन। तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा, आप अगर कोई भी चीज़ में एक्सपर्ट होंगे तो आपके जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, आपको जैसा कि मैंने बोला, आपको किसी भी चीज़, एक ही चीज़ में, एक या दो चीज़ में एक्सपर्ट होना पड़ता है, उसके बेसिस में आपको कोई कंपनी कॉल करेंगे। तो आपका रिज्यूमे भी वैसा बनाइए फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा सब कुछ मत लिखिए, मुझे ये भी आता है वो भी आता है। वो इंडिया में हम लिखते हैं, हमको इतना सब काम आता है, लेकिन यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर माइक्रो नीश पे आपको काम करना पड़ेगा। कोई, जैसे मेरी वाइफ पर्टिकुलरली कूलिंग सिस्टम डिज़ाइन करती थी ऑटोकैड में, सिविल इंजीनियरिंग के अंडर, तो उसका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, इसलिए उसको लिया गया। जैसे मैं ऑटोमोटिव CAE में काम करता हूँ, व्हीकल डायनामिक्स या फ्लो सिमुलेशन, इसमें काम करता हूँ, CAE का नॉलेज है। CAE के सॉफ्टवेयर्स आते हैं, हाइपरमेश आता है, एंसा आता है, ये सब चीज़ें।
तो आप लोगों को भी सिविल इंजीनियरिंग के अंडर वैसा पर्टिकुलर कुछ चीज़ों का नाम मेंशन करना पड़ेगा और उसमें आपको एक्सपर्ट होना भी पड़ेगा। अगर आप इंडिया में या आपका रेस्पेक्टिव कंट्री में उस चीज़ का एक्सपीरियंस लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो आजकल के सॉफ्टवेयर्स है, कोई भी ऑटोमोटिव का ले लीजिए, मैकेनिकल का ले लीजिए, ये सिविल इंजीनियरिंग का, वो इंटरनेशनल होता है। वो सॉफ्टवेयर के यूज़र्स इंडिया और बाहर में भी होता है। जैसे मैं हाइपरमेश ऑल्टेयर कॉरपोरेशन है, इसका सॉफ्टवेयर ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। ऑटोडेस्क का सॉफ्टवेयर से यूज़ करता हूँ। मेरी मिसेस ऑटोडेस्क का ऑटोकैड, रिवेट, फिर स्टैट प्रो बोल के सॉफ्टवेयर है, ये 2-3 यूज़ करते हैं। तो आपको भी ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर या पर्टिकुलर चीज़ों में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। या आप डिज़ाइनिंग में है, जो आपके रेस्पेक्टिव फील्ड है, उसके अंदर भी माइक्रो लेवल पे आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा और उसी कीवर्ड से आपको जॉब सर्च करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जॉब सर्च करता हूँ, मैं क्या देखूँगा, मैं कैड कैम से सर्च करूँगा, ये कीवर्ड्स लूँगा। फिर ऑटोमोटिव प्लास्टिक से सर्च करता हूँ, कभी कभी मोल्डिंग में सर्च करता हूँ, मोल्डिंग बोल के कीवर्ड है, इंजेक्शन मोल्डिंग। तो ये सब सारा जो कीवर्ड्स है मैं यूज़ करता हूँ यूजुअली। CAE, फिर जो क्रैश सिमुलेशन में है, क्रैश और स्टैटिक में, वो लोग, मैं क्रैश में नहीं हूँ वैसे, वो लोग क्रैश, व्हीकल क्रैश, व्हीकल डायनामिक्स, डॉम सॉम, ये सब कीवर्ड से सर्च करते हैं। तो ये सारे कीवर्ड्स है, इससे आपको कीवर्ड डालना है और लोकेशन डालना है इंडीड में, लिंक्डइन में, और आपको सर्च करना है। तो डेफिनेटली आपको रिस्पेक्टिव जॉब्स मिल जाएंगे माइक्रो नीश लेवल पे। तो आपको इधर आने के बाद इजी भी रहेगा क्योंकि आपका सिमिलर एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोल चुका हूँ कि अगर आप जॉब लेके आना चाहते हैं तो इंडिया में या आपके रिस्पेक्टिव कंट्री में पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, एटलीस्ट 3 साल। तो उससे चांसेस बहुत अच्छा हो जाता है आपको जॉब मिलने की इधर। बाकी तो मैं मेरा डिस्क्रिप्शन में रिज्यूम वगैरह कैसे लिखना है उसका लिंक शेयर कर दूँगा, आप देख लेना। रिज्यूम फॉर्मेट्स मेरे मिसेस का जो फॉर्मेट यूज़ करके उसको इधर जॉब मिला, वो सब मैं इधर शेयर कर दूँगा, कोई बड़ी बात नहीं। बाकी कोई भी हेल्प हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। तो ये था थर्ड क्वेश्चन, क्या इंडिया में बैठे बैठे स्वीडन में जॉब मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चन था जो मैंने पिक किया था आज के लिए। तो आपका अगर और भी क्वेश्चंस है तो वो भी आप लिख लीजिए। फ्रेंड्स और भी एक क्वेश्चन था, कोई मेडिकल डॉक्टर्स, मेडिकल फील्ड से जो आते हैं, जिनका जो MBBS वगैरह किया है इंडिया से या कोई और कंट्री से, वो लोग पूछ रहे हैं कि यहाँ पे चांसेस है। ऑनेस्टली स्पीकिंग फ्रेंड्स, डॉक्टर्स के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि ये रेगुलेटेड प्रोफेशन है, तो बहुत ज़्यादा तो पता नहीं उसके बारे में। तो लेकिन मुझे जितना लगता है आपको लैंग्वेज आना चाहिए, और यहाँ पे आने के बाद इस पर्टिकुलर कंट्री का एक स्पेसिफिक टेस्ट या एग्ज़ाम होता है या आगे की पढ़ाई होता है, वो पढ़ाई करने के बाद ही आप एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं या काम कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि मेरे लास्ट वीडियो में आपने देखा था, UHR बोल के वेबसाइट है, जहाँ पे आप अपना जो एग्जिस्टिंग क्वालिफिकेशन क्रेडेंशियल्स है वो अपलोड कर सकते हैं। तो उनके तरफ से जवाब आता है कि आपका जो एजुकेशन है वो यहाँ के कौन से एजुकेशन की इक्विवेलेंट है, और अगर नहीं है तो आपको क्या और करना चाहिए उस नियरेस्ट एजुकेशन की इक्विवेलेंसी हासिल करने के लिए। तो आप मेरा लास्ट वीडियो भी देख सकते हैं जाके। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो इधर ही एंड करूँगा। थोड़ा देख लीजिए मैं किस तरीके के फॉरेस्ट में हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो इधर एंड करना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। बाकी के क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, अगर कोई अनकॉमन क्वेश्चन होगा तो मैं कवर करूँगा। और सिविल इंजीनियरिंग को लेके मैं और भी डिटेल में एक वीडियो पब्लिश करूँगा, क्योंकि मेरी मिसेस सिविल इंजीनियर है तो मुझे थोड़ा बहुत जानकारी है, और तो उसके रिलेटेड मैं और भी एक डिटेल वीडियो भी पब्लिश कर दूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन, बाय बाय।